सुबह का समय है। जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में खुशी उठती है और रसोई में जाकर चाय बनाते हुए अपने आप से कहती है। हे भगवान, कितनी ठंड है इस बार, तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। खुशी चाय बनाती है और हॉल में लेकर जाती है, जहाँ सभी लोग बैठे हुए होते हैं। खुशी सभी को चाय देती है, खुद भी वो सभी के साथ बैठकर चाय पीती है। तभी खुशी की सास कल्पना चाय पीते हुए कहती है। बाप रे, इस साल तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है। अरे कल्पना, शुक्र करो कि दोपहर में तो धूप निकल ही जाती है। हाँ हाँ, आज मैं कॉलेज भी नहीं जाऊंगी। जैसे तैसे धूप निकल जाए, मैं तो पूरा दिन छत पर बैठने वाली हूँ। मुस्कान, तूने तो ऐसा कह दिया। लेकिन हमें तो ऑफिस जाना ही पड़ेगा। ऑफिस में भी बॉस को बोल बोल कर थक गया हूँ। वो भी रूम हीटर नहीं लगवा रहे हैं। अब सभी लोग चाय पी लेते हैं। फिर खुशी किचन में जाती है और ठंड से कांपती हुई जैसे तैसे वो दाल चावल सब्जी रोटी बनाकर तैयार करती है और सभी के लिए खाना लगा देती है। उसके बाद घर के मर्द ऑफिस चले जाते हैं और घर की औरतें छत पर धूप में जाकर बैठ जाती हैं। उन्हें इस तरह फुर्सत में बैठा देखकर पड़ोसन शांति आती है। अरे कल्पना बहन, क्या बात है, तुम लोग सभी छत पर घंटों बैठकर धूप सेकते रहते हो, घर का काम सारा हो जाता है क्या? हम तो सारा काम निपटा कर धूप में बैठे, तुम सारा दिन घर का काम करती हो क्या? अरे बहन मत पूछो, मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो सारा दिन कैसे काम में चला जाता पता ही नहीं चलता। वैसे तुम्हारे भी तो छोटे बेटे की शादी की उम्र हो गई है ना, कब कर रही हो उसकी शादी? हाँ शांति बहन, कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं भी अपने बेटे की शादी कर दूं। अब अगले दिन शाम को कल्पना सभी लोगों से कहती है। भाई अब तो मोहल्ले वाले भी कहने लगे हैं कि हमें अमर की शादी कर देनी चाहिए। मैंने पंडित जी को बुला लिया, वो आते ही होंगे। अच्छी सी लड़की देखकर अमर की भी शादी कर दूंगी। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। पंडित जी बैठकर कुछ लड़कियों की फोटो उन लोगों को दिखाते हैं, जिनमें से एक लड़की सभी को पसंद आती है। तब कल्पना कहती है। ये लड़की तो बड़ी सुंदर लग रही है, और इसका घर देखो, फोटो में कितना शानदार दिख रहा है, इसके बारे में बताइए। बहन जी, ये जमुना लाल की बेटी है। दिखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बड़े घर की भी है। हमारे अमर के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी। हमें तो लड़की बहुत अच्छी लग रही है। भैया आप बताओ, आपको पसंद है? हाँ, मुझे भी लड़की अच्छी लग रही है। अगले दिन सभी लोग रिश्ता लेकर मधु के घर पहुंचते हैं। मधु के घर में जगह जगह हीटर लगे हुए होते हैं, इसलिए उन लोगों को ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। तभी मुस्कान कहती है। देख रही हो माँ, यहाँ तो जगह जगह हीटर लगे हैं, ऐसा लगता ही नहीं कितनी ठंड का मौसम है। हाँ जी, मुस्कान सही कह रही है, मुझे भी यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। वो लोग बातें कर रहे थे कि तभी मधु सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। मधु सभी को चाय देती है, सभी लोग उससे बातें करते हैं। मधु सभी को बहुत पसंद आती है। उसे देखकर किशन कहता है। भैया, आपकी बेटी तो हमारे घर में सभी को बहुत पसंद आ गई। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। मधु के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और इस तरह मधु और अमर का रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते 2 महीने का समय बीत जाता है और मधु की अमर से धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दुल्हन बनकर अमर के घर आ जाती है। गृह प्रवेश के लिए मधु दरवाजे के बाहर खड़ी कांप रही थी। तभी खुशी अंदर से आरती की थाली लेकर आती है और कांपते हुए मधु की आरती उतार कर कहती है। अरे मधु, जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। अब मधु गृह प्रवेश करके अंदर आती है। उसके बाद बाहर खड़े कुछ मजदूर मिलकर मधु का दहेज उसके कमरे में जमा देते हैं और एक आदमी उसके कमरे में रूम हीटर भी फिट कर देता है। साथ में नई कंबल, नई बिस्तर, सब कुछ लगा देता है। फिर वो लोग चले जाते हैं। अब मधु अपने कमरे में जाकर आराम करती है। थोड़ी देर बाद अमर वहां आता है और मधु के कमरे को देखकर कहता है। मधु, हमारा कमरा तो बहुत सुंदर लग रहा है और इस रूम हीटर की वजह से ये कमरा काफी गरम गरम लग रहा है। यहाँ तो ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा है। हाँ, हमारे घर में तो हर कमरे में रूम हीटर होता है, और ये कंबल तो मेरे पिताजी ने कश्मीर से मंगवाया है, इसीलिए बहुत गर्म भी है। ये सुनकर अमर बहुत खुश हो जाता है। अब दोनों ही उस कंबल में रूम हीटर चालू करके सो जाते हैं। अगली सुबह मधु उठती है और हॉल में आती है तो देखती है कि सभी लोग अंगीठी में कोयला डालकर उसे जलाकर उसके आसपास बैठे हैं। तभी मधु की सास मधु को देखकर कहती है। अरे बहू, तू भी आजा, हाथ सेक ले, ठंड तो ऐसी बढ़ रही है, हाथ एकदम जमे जा रहे बर्फ की तरह। हाँ देवरानी जी, आ जाओ, तुम्हें भी बहुत ठंड लग रही होगी ना। नहीं, आप लोग बैठिए, मैं ऐसा करती हूँ कि किचन में जाकर सभी के लिए चाय और पकौड़ी बना लेती हूँ। अरे मधु, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही है। इन सबको तो ठंड लग रही है और ठंड की वजह से ये अंगीठी के पास से उठना ही नहीं चाहती, तो तुम ही जाकर पकौड़े और चाय बना लो। अब मधु रसोई में जाती है और सबसे पहले वो बेसन का डिब्बा खोलती है और कढ़ाई में तेल चढ़ाती है।
फिर वो गरम गरम पकौड़े तलकर निकालती है और उसके बाद एक तरफ चाय चढ़ा देती है। फिर चाय और पकौड़े लेकर वो सभी के पास आती है और सभी लोगों को देते हुए कहती है, ये लीजिए चाय और पकौड़े। लेकिन इस अंगीठी में इतना धुआं क्यों निकल रहा है? इससे तो पूरा घर काला हो जाएगा। अब क्या करे बहू, इतनी ठंड में बिना अंगीठी के रहा भी तो नहीं जाता। माँ, इस धुएं का कुछ करो ना, मेरी आंखों में बहुत तेज जलन हो रही है। सभी को परेशान होता हुआ देखकर मधु कहती है, अरे आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे कमरे में रूम हीटर लगा है। आप लोग इस अंगीठी को बाहर रख दीजिए और मेरे कमरे में चलकर बैठकर चाय और पकौड़े खा लीजिए। क्या कहा बहू तुमने? तुम्हारे कमरे में रूम हीटर लगा है? अरे इतनी अच्छी बात है, पहले क्यों नहीं बताई? हाँ हाँ, चलो चलो, सभी लोग बहू के कमरे में चलकर बैठते हैं और हीटर के सामने बैठकर चाय पकौड़े खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अब खुशी अंगीठी को उठाकर घर के बाहर रखकर आ जाती है और सभी लोग उठकर मधु के कमरे में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि मधु के कमरे में बड़ा सा रूम हीटर लगा है, साथ ही वहां पर खूबसूरत गरम कंबल और गरम चादरें रखी हुई हैं। और तभी मुस्कान अमर को जगाते हुए कहती है, अरे अमित भैया, उठ भी जाओ, कितना सोओगे? हाँ देवर जी, तुमने रूम हीटर के बहुत मजे ले लिए। अब जरा थोड़ी देर हमें भी रूम हीटर में बैठकर चाय और पकौड़े का मजा लेने दो। क्या भाभी, इतनी अच्छी नींद आ रही थी लेकिन आप लोगों ने उठा दिया। माँ, मैं तो यहाँ रूम हीटर के पास बैठ रहा हूँ। लाओ भाभी, मुझे पकौड़े यहीं दे दो। सुमित वहां बैठ जाता है। उसके बाद सभी लोग बिस्तर पर बैठ जाते हैं और मधु सभी को चाय पकौड़े दे देती है। सभी लोग कंबल ओढ़े हुए रूम हीटर के पास बैठकर चाय और पकौड़े खाने लगते हैं। तभी देवेश कहता है, अरे मधु, तुम्हारे कमरे में तो इतना बड़ा टीवी है, जरा इसे ऑन करो ना। पकौड़े खाते हुए टीवी देखने का मजा ही कुछ और होता है। अब मधु टीवी ऑन कर देती है और सभी लोग आराम से टीवी देखते हुए पकौड़े खाने लगते हैं। लाओ मधु, मुझे भी चाय पकौड़े दे दो, मैं भी खा लेता हूँ। अमित भी अपने घर वालों के साथ चाय पकौड़े खाता है और टीवी देखने लगता है। बेचारी मधु को तो बिस्तर पर जगह ही नहीं मिलती। वो एक कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगती है। सभी के चाय पकौड़े खत्म हो जाते हैं। तब मधु सारे बर्तन उठाकर अपनी जिठानी से कहती है, चलिए भाभी, हम लोग किचन में जाकर अब कुछ खाना बना लेते हैं। अरे मधु, तुम्हारा ये कंबल इतना सॉफ्ट और गर्म है कि मेरा तो यहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसा करो ना, आज का खाना तुम ही बना लो। ठीक है भाभी, कोई बात नहीं, खाना मैं ही बना लूंगी। अब मधु किचन में जाती है और ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए अपने आप से कहती है, बाप रे बाप, ये पानी कितना ठंडा है। मुझे तो ठंडे पानी से काम करने की आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी जेठानी जी ने सारा काम मेरे सिर पर अकेले ही छोड़ दिया है। अब बर्तन धोने के बाद मधु दाल चावल और आलू भट्टे की सब्जी बनाती है। रोटी, सलाद, पापड़ सब कुछ तैयार करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है और कमरे में आकर सभी लोगों से कहती है, चलिए आप सब लोग खाना खा लीजिए, मैंने आपका खाना लगा दिया है। अब सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं और खाना खाते हैं। साथ ही सभी मधु के बनाए खाने की तारीफ भी करते हैं। तभी देवेश कहता है, अरे मधु, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, खाकर मजा ही आ गया। हाँ भाभी, खाना सचमुच अच्छा बना है, लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मैं ऐसा करती हूँ कि भाभी के कमरे में ही बैठकर खाना खा लूंगी। इतना कहकर मुस्कान अपना खाना लेकर मधु के कमरे में चली जाती है और बेड पर बैठकर कंबल ओढ़कर टीवी देखते हुए खाना खाने लगती है। बाकी सभी लोग भी खाना खाने के बाद मधु के कमरे में चले जाते हैं। अंत में मधु अपने कमरे में आती है और सभी को अपने बेड पर बैठा देखकर मन में सोचती है, हे भगवान, ये लोग तो दिन भर के लिए ही मेरे कमरे में टिक गए, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुस्कान जैसे तैसे कुर्सी पर बैठकर टीवी देखते हुए समय बिताती है। अब शाम हो जाती है और खाने का समय हो जाता है। मधु अपनी जिठानी से कहती है, भाभी शाम हो चुकी है और भूख भी लग रही है, तो चलिए हम दोनों मिलकर खाना बना लेते हैं। अब देवरानी जिठानी दोनों रसोई में पहुंचती हैं। तब खुशी रसोई की खिड़की बंद कर देती है और कांपते हुए कहती है, देवरानी जी, सचमुच बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि इस ठंड में मैं काम कैसे करूं। मधु, तुम दाल चावल चढ़ा दो, मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ऐसा कहकर खुशी आटा गूंथने लगती है और मधु दाल चावल चढ़ाकर सब्जियां काटने लगती है। उसके बाद मधु सब्जी में तड़का देती है और दोनों मिलकर रोटियां बना लेती हैं। फिर वो डाइनिंग टेबल पर खाना बना देती है और खुशी सबको आवाज लगाती है, माँ, पिताजी, देवर जी, चलिए खाना लग गया है, सब लोग आकर खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। खुशी की आवाज सुनकर सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आते हैं और खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए कल्पना कहती है, बहू, इतनी ठंड में तो खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं तो जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में जाकर 2-3 कंबल ओढ़कर सोऊंगी, तब मेरी ठंड जाएगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, न जाने ये ठंड कब खत्म होगी। मुझे तो ये ठंड बर्दाश्त ही नहीं हो रही।
अब जैसे तैसे सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़कर सो जाते हैं। मधु भी अपने कमरे में जाती है, जहां अमर रूम हीटर के पास कंबल ओढ़कर बैठे मोबाइल चला रहा होता है। तब मधु भी कंबल के अंदर बैठ जाती है। तभी अमर उसे देखकर कहता है, क्या बात है मधु, लगता है आज तुम बहुत थक गई हो। काम बहुत ज्यादा था क्या आज? नहीं, काम तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आज पूरा परिवार सारा दिन मेरे ही कमरे में था। ना मुझे लेटने को मिला और ना ही आराम करने को। बस इसीलिए मुझे इतनी थकान लग रही है। सारा दिन मेरे कमरे में जमावड़ा था। ये बात ठीक नहीं है अमर। अरे मधु, आज तुम्हारे घर में पहला दिन था और तुम्हारे कमरे में हीटर है, इसलिए सब लोग यहाँ बैठे हैं। अब रोज रोज ऐसे थोड़े होगा। तुम चिंता मत करो, आराम से सो जाओ। ये सुनकर मधु के मन को तसल्ली मिलती है और दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह मधु उठकर रसोई में जाती है, जहाँ उसकी जेठानी कांपते हुए सभी के लिए चाय बना रही थी। तब मधु कहती है, क्या बात है भाभी, आज तो आपको कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ मधु, मुझे तो रात में भी बहुत ठंड लग रही थी। मैंने चाय बना ली है, चलो सभी मिलकर चाय पीते हैं। खुशी और मधु चाय लेकर हॉल में जाती हैं, जहां सभी लोग सोफे पर बैठे हुए सभी ने चाय लेकर पीना शुरू कर दिया। जिसके बाद मधु बोली, चलिए जेठानी जी, अब हम दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेते हैं। भाभी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, प्लीज आप अपने कमरे का हीटर चालू कर दो। वैसे भी आज कॉलेज की छुट्टी है, तो मैं आपके कमरे में ही बैठ जाती हूँ। हाँ बहू, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। मैं भी तेरे कमरे में बैठ जाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, चलिए मैं रूम हीटर चालू कर देती हूँ। मधु अपने कमरे में जाती है। पीछे पीछे उसकी नंद और उसकी सास भी जाती है। मधु कमरे का हीटर चालू कर देती है। उसकी नंद और सास कंबल ओढ़कर बैठ जाती हैं। तभी सुमित वहां आता है और कहता है, भाभी, आज तो मैंने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, तो मैं भी यहीं बैठ जाता हूँ। सुमित भी वहीं बैठ जाता है और उसके बाद किशन भी आकर वहीं बैठ जाता है। तभी अमर बाथरूम से बाहर आता है और सभी को अपने कमरे में देखकर मन ही मन सोचता है, ये क्या, ये लोग तो आज फिर सारे के सारे मेरे कमरे में ही आकर बैठ गए हैं। जेठानी जी, चलिए हम दोनों खाना बना लेते हैं। सच कहूँ मधु, तो मुझे बहुत ठंड लग रही है, खाना तुम ही बना लो। अब मधु रसोई में जाकर अकेली खाना बनाती और मन ही मन सोचती है, मेरे ससुराल वालों को पूरे घर में मेरे कमरे के अलावा भी कोई कमरा दिखाई देता है या नहीं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने दहेज में रूम हीटर लाकर जीवन की सबसे बड़ी गलती करी है। मधु सबका खाना बनाती है। उसके बाद कमरे में आकर कहती है, मैंने खाना बना दिया, आप लोग सब चलकर खाना खा लीजिए। अरे नहीं नहीं मधु, बाहर बहुत ठंड है, तुम तो खाना यही कमरे में ले आओ। हाँ मधु, हम खाना यहीं खा लेंगे। ऐसा कहकर सभी वापस टीवी देखने लग जाते हैं। मधु सभी लोगों के लिए खाना लेकर आती है और सभी को खाना देती है। सभी लोग बिस्तर पर खाना खाते हैं और इस तरह बिस्तर भी गंदा हो जाता है। ये देखकर मधु मन ही मन सोचती है, हे भगवान, बिस्तर में इस तरह खाना कौन खाता है? इन लोगों ने इस रूम हीटर के चक्कर में मेरा सारा कंबल और सारा बिस्तर गंदा कर दिया। अब मधु गुस्सा होकर जाकर हॉल में बैठ जाती है। तभी अमर वहां आता है और कहता है, मधु, मैं जानता हूँ कि मेरे घर वालों के हमारे कमरे में बैठने की वजह से तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ करूंगा। एक तो तुम्हारे घर वालों ने मेरे कमरे पर कब्जा कर रखा है, मुझे आराम नहीं करने देते, ऊपर से सारा दिन काम बताते रहते हैं। उन्हीं को ठंड लगती है क्या? मुझे नहीं लगती। अमर, तुम्हें उन्हें ये बात समझानी होगी कि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी ठंड लगती है। हाँ हाँ मधु, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। यही सोचकर अमर अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं ये कह रहा था कि हम लोग थोड़ी देर हॉल में बैठ जाएं। क्यों बेटा, हम तेरे रूम में बैठे हैं तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है क्या? तेरे परिवार वाले तेरे कमरे में नहीं बैठ सकते? माँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप गलत समझ रही हो। तभी मधु भी वहां आ जाती है। मधु को देखकर कल्पना कहती है, मधु, जरा हम सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर ले आ, जैसे तूने पहली बार बनाए थे, बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे थे। हाँ हाँ भाभी, मुझे भी पकौड़े खाने हैं, प्लीज आप पकौड़े बनाकर खिलाओ ना। अब मधु किचन में जाती है और ठंड में कांपते हुए सभी के लिए पकौड़े बनाती है। फिर वो अपने कमरे में ले जाकर सभी को पकौड़े देती है और पकौड़े खाने के बाद वो सारे बर्तन इकट्ठा करके लाती है और उन्हें धोकर रखती है। ऐसे समय बीत रहा था। मधु के ससुराल वाले हर दिन किसी न किसी बहाने मधु के कमरे में बैठे रहते थे और मधु को काम बताते रहते थे। इन सब बातों से मधु परेशान हो चुकी थी। तभी एक दिन मधु अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही थी कि हमारे घर में एक ही हीटर है, एक कमरा तो गर्म रहता है लेकिन हमारा बाकी का घर ठंडा रहता है, तो क्यों ना हम एक और हीटर खरीद लें जिसे हम हॉल में लगा सके। हाँ बहू, मैं तो कब से तेरे ससुर जी को कह रही हूँ कि एक हीटर खरीद लो, लेकिन वो है कि सुनते ही नहीं है। अरे बहू, हमारे घर में 2 हीटर की क्या जरूरत है? सुबह दोनों बेटे ऑफिस चले जाते हैं, मैं भी काम से निकल जाता हूँ। अभी तो कॉलेज की छुट्टियां भी हैं, लेकिन बाद में मुस्कान और सुमित भी कॉलेज चले जाएंगे। घर पर बस तुम और तुम्हारी जेठानी ही रहेंगी, तो तुम दोनों दोपहर में धूप में बैठ जाया करना।
बात हीटर लाने की नहीं है, बात बिजली के बिल की है। 2-2 हीटर चलेंगे तो बिजली का बिल कितना आएगा? हाँ मधु, ये बात तो सही है, इतना बिजली का बिल भला हम कैसे देंगे? इन लोगों से इतना बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा, लेकिन मेरे कमरे में मेरे हीटर के पास सारा दिन बैठे रहने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। हे भगवान, मैं तो पता नहीं कहाँ आकर फंस गई हूँ। मधु ऐसा सोच ही रही थी कि तभी कल्पना कहती है, अरे बहू, मैं तो बातों बातों में तुझे कहना ही भूल गई, घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो तू ऐसा कर कि बाजार जाकर थोड़ी सब्जियां ले आ। मधु अब सब्जियां लाने के लिए बाजार जाती है। वो सब्जियां खरीद ही रही थी कि तभी वहां पर पड़ोसन नम्रता मिल जाती है और नम्रता मधु से कहती है, अरे मधु भाभी, आपके ससुराल वाले तो पहले सारा दिन धूप में ही बैठा करते थे, लेकिन जब से आपकी शादी हुई है तब से उनमें से कोई भी दिखाई नहीं देता। दिखाई कैसे देंगे, अब वो सब के सब मेरे कमरे में रूम हीटर के पास बैठे रहते हैं। मधु भाभी, फिर तो आपको बड़ी परेशानी हो जाती होगी। परेशानी तो होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ससुराल वाले हैं, मैं उन्हें कुछ कह भी तो नहीं सकती। ऐसा कहकर मधु जल्दी जल्दी अपने घर आ जाती है। मधु रसोई में सब्जियां रखकर फ्रिज खोलती है। सब्जियां रखते समय वो ठंड से कांपते हुए कहती है, हे भगवान, इतनी ठंड में इतना सारा काम मुझे करना पड़ता है, कोई भी मेरी मदद करने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, जेठानी जी के पास ही सब्जियां ले जाती हूँ और उन्हें काटने के लिए कहती हूँ। यही सोचकर मधु पालक और मेथी लेकर अपने कमरे में जाती है और अपनी जेठानी को देती हुई कहती है, जेठानी जी, आप बैठे बैठे सब्जियां काट लीजिए, तब तक मैं बाकी का खाना बना लेती हूँ। मधु, आज सुबह से ही मेरे दोनों हाथों में बहुत दर्द है, तो प्लीज तुम ये सब्जियां काट लो, मैं दूसरे काम में तुम्हारी मदद कर दूंगी। दूसरे कामों में मदद? रूम से निकलेंगी तब तो दूसरे कामों में मदद करेंगी। ऐसा सोचकर मधु रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। फिर खाना बनाकर वो सभी को अपने कमरे में खाना ले जाकर देती है। और जब वो लोग खाना खा लेते हैं तो सारे बर्तन उठाकर रसोई में आती है और ठंडे पानी से कांपते हुए बर्तन धोती है और मन ही मन में सोचती है, इन सभी को ठंडी लगती है तो क्या ये मुझे इंसान नहीं समझते? मुझे भी तो ठंड लगती है। फिर जब रात होती है तो मधु अपने कमरे में आती है और कहती है, अब आप लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाइए, रात के 11 बज चुके हैं, मुझे भी सोने दीजिए। हाँ हाँ मधु, सही कह रही, चलो भाई सब अपने अपने कमरे में चलो, उसे सोने दो। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मधु की माँ मधु को फोन करती है और कहती है, मधु बेटा, कैसी है तू? तुझसे मिलने का बड़ा मन है मेरा। तेरे पिताजी भी कह रहे थे कि बहुत दिनों से मधु से मिलना जुलना नहीं हुआ, और तेरी छोटी बहन तो तुझे याद करके पागल ही हो रही है। हाँ माँ, मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आ रही है। अमर की तो अभी छुट्टी नहीं है कि मैं उनके साथ आ सकूं, लेकिन आप लोग तो आ सकते हो। हम भी यही सोच रहे थे कि हम तुझसे मिलने आ जाएं। ठीक है बेटा, तो हम कल आते हैं। ये सुनकर मधु बहुत खुश होती है और अपने कमरे में आकर सभी को बताती है, माँ, पिताजी, अमर, कल मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। तू ऐसा करना कि कल की तैयारी आज ही कर लेना, अच्छा खाना बनाना। भाभी, वेज पुलाव और मलाई कोफ्ते तो जरूर बनाना, इसी बहाने मुझे भी अलग अलग तरह का खाना मिल जाएगा। किसी ने ये नहीं कहा कि वे मेरी खाना बनाने में मदद करवा लेंगे, बस सबको मेरे हाथों का बना हुआ खाना ही खाना है। अगले दिन मधु के परिवार वाले उससे मिलने आते हैं। मधु उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करते हैं। तभी मधु की बहन रीना कहती है, दीदी, आपके ससुराल वाले नजर नहीं आ रहे, क्या वे सभी लोग घर में नहीं है? अरे नहीं नहीं रीना, सभी लोग घर पर ही हैं। आज टीवी में अच्छी फिल्म आ रही थी ना, तो मेरे कमरे में बैठकर सभी लोग टीवी देख रहे हैं। अच्छा मधु बेटा, तो फिर हम तेरे कमरे में ही चलकर तेरे ससुराल वालों से मिल लेते हैं। अब मधु अपने मायके वालों को लेकर अपने कमरे में जाती है, जहां उसके ससुराल वाले रूम हीटर के पास कंबल ओढ़कर टीवी देख रहे होते हैं। तभी मधु सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, मेरे मम्मी पापा को भी बैठने की जगह दे दीजिए। अरे आओ बहन जी, आप लोग बैठो और मधु से बातें करो, हम लोग बाहर हॉल में बैठ जाते हैं। ऐसा कहकर मधु के सभी ससुराल वाले हॉल में आकर बैठ जाते हैं और मधु अपने कमरे में रूम हीटर के पास बैठकर अपने मायके वालों से बात करने लगती है। हॉल में बैठी कल्पना मुस्कान और खुशी से कहती है, मुस्कान, खुशी बहू के मायके वालों को आए काफी देर हो गई है, अब तुम दोनों जाकर उनके लिए नाश्ते का इंतजाम कर लो। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मुझे तो बहुत ठंड लग रही है, अब मुझसे तो कोई काम नहीं होगा। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है, मैं भी किचन में जाकर इतनी ठंड में कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मधु को अपने मायके वालों से बातें करते हुए काफी देर हो चुकी थी। वो मन ही मन सोचती है, इतनी देर होगी, लेकिन मेरे ससुराल वालों में से किसी ने भी मेरे मायके वालों को नाश्ता देना तक जरूरी नहीं समझा। इसके बाद मधु अपनी माँ से कहती है, माँ, पिताजी, आप लोग थोड़ी देर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ते और खाने का इंतजाम करती हूँ। अरे मधु बेटा, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम हमसे बैठकर बातें कर लो, हमारे लिए तो यही बहुत है। हाँ हाँ पिताजी, बातें भी करूंगी, बस थोड़ी ही देर में आती हूँ।
मधु किचन में जाती है और सबसे पहले अपने परिवार वालों के लिए चाय और पकौड़े बनाती है, फिर उन्हें लाकर देती है और वापस आकर सभी के लिए छोले, पूड़ी, कबाब, वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ते, रोटियां, चटनी और सलाद बना लेती है। फिर वो डाइनिंग टेबल पर सभी का खाना लगा देती है। मधु अपने मायके वालों को बुलाकर डाइनिंग टेबल पर बिठाती है और उन्हें खाना खिलाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग चले जाते हैं। तब कल्पना कहती है, बहू अब तेरे मायके वाले घर चले गए हैं तो हम तेरे कमरे में जा रहे हैं और तू हमारा खाना वहीं ला दे। ऐसा कहकर मधु के ससुराल वाले उसके कमरे में जाकर रूम हीटर के पास बैठ जाते हैं और कंबल ओढ़ लेते हैं। मधु हॉल में आती है, तभी अमर वहां आता है। मधु अमर को देखकर कहती है, अमर देखा तुमने, मेरे मायके वाले आए थे, उसके बाद भी तुम्हारे घर वालों में से किसी ने उन्हें नाश्ता तक नहीं दिया और उनके जाते ही सबके सब मेरे कमरे में जाकर बैठ गए। तुम अपने घर वालों से बात करोगे या नहीं? तुमने तो देखा ही है ना कि मैंने बहुत बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और सच तो यह है कि मैं उन्हें अपने कमरे से जाने के लिए नहीं कह सकता। तो ठीक है, अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मधु अपने कमरे में आती है और उन्हें देखकर कहती है, आप लोग मेरे कमरे से बाहर जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे आराम करना है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ऐसा मत कहिए, हम इतनी ठंड में भला बाहर कैसे रहेंगे? वो सब मुझे नहीं पता। अरे मधु बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं तो तुम अपने कमरे में आराम करो और हम भी यहीं बैठकर टीवी देख लेंगे। कोई जरूरत नहीं है आप में से किसी को भी यहाँ बैठने की। ये मेरा कमरा है। बहू के कमरे में सारा ससुराल बैठे, इसकी जरूरत नहीं होती। आपको ठंड लगती है तो मुझे भी लगती है। मैं सारा दिन अकेले काम करती रहती हूँ और आप लोग मुझसे काम करवाते रहते हैं। पर अब और नहीं, चले जाइए मेरे कमरे से। अमर बहू हमें इतना कुछ कह रही है, तू चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा है, कुछ कहता क्यों नहीं? वो सही तो कह रही है, ये उसका कमरा है। आप लोगों को पूरा दिन उसके कमरे में नहीं रहना चाहिए। अब सभी लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं और मधु कमरा बंद कर लेती है और रूम हीटर के पास बैठकर आराम से टीवी देखने लगती है। कमरे से बाहर कल्पना खड़ी होकर किशन से कहती है, हे भगवान, कमरे के बाहर तो इतनी ठंड है, बहू ने तो दरवाजा ही बंद कर लिया। मेरे तो ठंड में हाथ पैर ही जम रहे हैं। कल्पना, बहू ने कुछ गलत नहीं किया। हमने हमेशा अपने बारे में ही सोचा, उसके कमरे में जमावाड़ा लगा कर रखा और उससे काम करवाते रहे। एक बार उसके बारे में नहीं सोचा कि उसे ठंड भी लगती होगी या नहीं, और उसे भी प्राइवेसी चाहिए होगी, उसे भी आराम चाहिए होगा। पिताजी, बाहर तो इतनी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, मैं तो बाहर जाकर लकड़ी जलाकर भी आग नहीं जला सकती। आज हमें एहसास हो रहा है कि कमरे से बाहर कितनी ठंड है और बेचारी मधु रोज अकेले इतना सारा काम करती थी। अब 1 घंटे तक सभी बाहर खड़े होकर ठंड से कांपते रहते हैं। 1 घंटे बाद मधु दरवाजा खोलती है और उन सबको अंदर आने के लिए कहती है। सभी लोग अंदर जाकर कंबल में घुस जाते हैं। तब मधु कहती है, अब आपको एहसास हुआ कि बाहर कितनी ठंड है और मैं कैसे ठंड में दौड़ दौड़ कर आप लोगों का काम करती हूँ और आप लोग सारा दिन मेरे कमरे में बैठे रहते थे। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये सब हमारी ही गलती है, हमें माफ कर दो। आज के बाद हम में से कोई भी पूरा दिन तेरे कमरे में नहीं रहेगा। कल्पना की बात पर बाकी लोग भी मधु से माफी मांगते हैं। तब मधु कहती है, माँ, पिताजी, मुझे खुशी है कि आप लोगों को यह एहसास हुआ कि मुझे अकेले ठंड में काम करना कैसा लगता है। मैं तो कह रही हूँ कि हम सब मिलकर एक और हीटर ले लेते हैं, जिसे हॉल में लगा देते हैं। सभी लोग मधु की बात से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन सभी मिलकर एक और हीटर ले आते हैं और हॉल में लगा देते हैं। इस तरह मधु की भी प्राइवेसी मिल जाती है और सभी लोग हॉल में हीटर के पास बैठकर अपनी सर्दियां गुजारने लगते हैं और इस तरह मधु के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।